आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी बड़े शहर में रहने वाले अरविंद की है। वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। वो पिछले 6 सालों से इस शहर में ऑटो चलाया करता था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो शहर का चप्पा चप्पा जानता था। अगर कोई उसे किसी लोकेशन पर छोड़ने को बोलता तो वो मान जाता था। लेकिन शहर की एक जगह ऐसी थी जहां वो पिछले 3 सालों से नहीं गया था और ना ही कभी जाना चाहता था। वो जगह थी शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद जगमोहन कॉलोनी। 3 साल पहले एक पैसेंजर को अरविंद जगमोहन कॉलोनी के पास वाले सोसाइटी में छोड़ा। इसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जो कि उसे उस रात काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पहुंचने का फैसला किया, जो कि जगमोहन कॉलोनी से गुजरता था। वो उस कॉलोनी से आगे की ओर बढ़ा जहां से उस सुनसान सड़क शुरू होता था। वो सुनसान सड़क भी उसी जगमोहन कॉलोनी का हिस्सा थी। वो सुनसान सड़क घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। उस रात को हवा बहुत तेजी के साथ चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। वो ऑटो चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि अचानक से कोई औरत उसके ऑटो के सामने आ गई। उसे देखने के बाद अरविंद तुरंत अपनी ऑटो के ब्रेक्स लगा दिए और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए ऑटो से नीचे उतरा। लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा सोचकर वो वापस से अपने ऑटो में बैठ गया। जब वो अपनी ऑटो में बैठा तभी अगले ही पल औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए उसके ऑटो के बगल में आकर खड़ी हो गई। अरविंद ने जब उसे यूं अचानक अपने बगल में देखा तो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन तुरंत उसने अपने आप को संभाला। उस औरत ने उसे थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए कहा और पीछे पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। फिर अरविंद ने ऑटो स्टार्ट की और वो उसे चलाते हुए आगे की ओर निकल पड़े। जो औरत अभी अरविंद के ऑटो में बैठी हुई थी, उसके बारे में सोच करके उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उस औरत के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि मिट्टी से लथपथ थे। इसके अलावा उस औरत के बाल भी बिखरे हुए थे जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अरविंद ऑटो चलाने पर ध्यान दिया। तभी अरविंद ने उस औरत से पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए उस औरत ने उससे कहा, यहीं आगे वाले शमशान घाट तक। जब अरविंद ने रियरव्यू मिरर से उस औरत को ये कहते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये बोलते वक्त हवा का झोंका उस औरत के चेहरे के बाल को उसके चेहरे से हटा रहा था, जिससे अरविंद को उसका सड़ा गला चेहरा नजर आया। और इसमें डराने वाली बात तो ये भी थी कि उस औरत की आंखें लाल रंग की थीं। ये भयानक दृश्य देखकर अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया कि उसके पीछे एक चुड़ैल बैठी हुई है, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए वो बिना कुछ बोले और तेजी से ऑटो चलाने को लग गया। तभी अचानक उसके ऑटो से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई और उसकी ऑटो वहीं सुनसान सड़क पर बंद पड़ गई। अपने ऑटो को सुधारने के लिए बिना कुछ उस औरत से कहे और बिना उससे नज़रें मिलाए अरविंद अपनी ऑटो के पीछे से अपनी ऑटो को ठीक करने में लग गया। जब उसने अपनी ऑटो ठीक कर ली और वापस से उसे स्टार्ट करने के लिए ऑटो के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा
तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो औरत उसकी ऑटो में नहीं थी। उसकी ऑटो में ही नहीं, बल्कि वो औरत वहां आसपास कहीं पर भी नहीं थी। कुछ देर तक अरविंद यही सोचता रहा कि औरत अचानक से कहाँ गायब हो गई होगी। तभी उसे पीछे से एक ऑटो उसकी तरफ आती नजर आई और साथ ही ऑटो की आवाज़ भी। उसने देखा तो एक ऑटो उसी की ओर आ रही थी, जिसके पैसेंजर सीट पर जब उसने नज़र डाली तो उसे समझ आ गया कि वो औरत उसी ऑटो में बैठी हुई थी। कुछ ही देर में वो ऑटो उसके पास से गुजरते हुए आगे निकल गई। उसने पीछे से उस ऑटो की ओर देखा तो उस ऑटो के पीछे एक पोस्टर छपा हुआ था। अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ था, इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो ऑटो चलाते हुए सीधे अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और ना ही उसे उस रात ठीक से नींद आई। अगले दिन अरविंद को टीवी में न्यूज़ देखकर पता चला कि एक ऑटो का उसी जगमोहन कॉलोनी में एक्सीडेंट हो गया है और उस ऑटो के ऑटो ड्राइवर की मौत भी हो चुकी है। बाद में जब अरविंद ने उस ऑटो की एक्सीडेंट वाली फुटेज देखी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि टीवी में दिखाई गई ये फुटेज ठीक उसी ऑटो की थी जिसे उसने बीती रात देखा था। उसने उस ऑटो के पीछे का पोस्टर देखकर ही उस ऑटो को पहचान लिया। बाद में उसे पता चला कि ऐसी अफवाह फैली हुई है कि जगमोहन कॉलोनी में रात के समय एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल घूमती थी, जो कि वहाँ से आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। जब अरविंद को इस बारे में पता चला तो उसकी तो मानो जैसे रूह ही कांप गई। इस हादसे के बाद से वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। आज इस हादसे को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अगर आज भी कोई उसे जगमोहन कॉलोनी से जाने के लिए कहता है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो तुरंत मना कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीबन 15 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र करने पर आज भी मेरी रूह कांपने लगती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव में खेती के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं था। मैं कई बार काम की तलाश में इधर उधर भटका था, मगर मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। मेरे पास खुद की जमीन नहीं थी कि मैं उसमें खेती कर पाऊं। दिन पर दिन मेरे घर की आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया मुकेश अपने घर वापस आ गया और वो पहले से काफ़ी बदल चुका है और साथ ही काफ़ी सारे पैसे कमाकर भी लाया। मुकेश मेरे बचपन का दोस्त है। वो भी मेरे साथ कुछ दिनों से काम को लेकर काफ़ी परेशान था और अचानक 10 दिन पहले वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने और उसके घर वालों ने उसे काफ़ी खोजा, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। और आज मुझे अपने छोटे भाई से पता चला कि वो आ चुका है। ये खबर सुनते ही मैं उसके घर गया तो सच में मेरे भाई ने जो कहा था वो ठीक निकला। मुकेश आया है, मगर अपना शारीरिक और आर्थिक हालत दोनों ही बदलकर। मुकेश को देखते ही मैंने उससे कहा, क्या भाई, कितना बदल गया है तू? कोई खजाना वजाना हाथ लगाया क्या तेरे? जिस पर मुकेश ने कहा, नहीं यार, खजाना तो हाथ नहीं लगा, मगर एक अच्छा काम जरूर हाथ लगा है। और तू बता, तेरा क्या हाल चाल है? इस पर मैंने मायूस मन से कहा, क्या बताऊं यार, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। मेरी बात को सुनकर मुकेश मुस्कुराया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू मेरे साथ चलेगा काम करने? तो चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे।
और रहने का भी सारा इंतजाम है। तू मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, वरना किसी और को मैं नहीं लेकर जाता। मुकेश की पूरी बात सुनने के बाद मैंने मन ही मन में कहा, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था, तो मेरे ना बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर मैंने मुकेश को हाँ बोल दिया। फिर मुकेश ने बताया कि वो 2 दिन बाद यहाँ से निकलेगा और वो मुझे अपने साथ लेटा हुआ जाएगा। मेरा काम क्या है पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, तू चल, तुझे सब पता चल जाएगा वहां पहुंचकर। सारी बात हो जाने के बाद मैं अपने घर चला आया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई तो वो भी मान गए। चाहे जो भी काम हो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरी सारी तैयारी होते होते 2 दिन कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। अब बारी आई मुकेश के साथ जाने की। मैं तैयार होकर मुकेश के घर गया तो वो भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हम दोनों गांव के बस स्टैंड पर गए और वहां से बस पकड़कर चलते बने। मुकेश मुझे कहाँ लेकर जा रहा था मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं चुपचाप मुकेश की सारी बातों को मान रहा था। करीब 4 घंटा बस में सफर तय करने के बाद हम उतरे तो मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। बस से उतरते ही मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो जगह मुझे ना तो कोई बस स्टैंड लगी और ना ही कोई गांव। बस देखने से एक वीरान सा जंगल मालूम पड़ रहा था। जिस पर मैंने मुकेश से कहा, ये कहाँ है हम लोग? ये तो कोई जंगल लग रहा है। जिस पर मुकेश ने कहा, तो क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, चल मेरे साथ। इतना बोलकर मुकेश मुझे जंगल के अंदर एक पतले रास्ते पर से कहीं ले जाने लगा। मैं भी उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चलता बना। और भरोसा करूं भी क्यों ना, आखिर मुकेश मेरे बचपन का दोस्त जो था, और अगर अपने बचपन के दोस्त पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। अब आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी, मगर अब तक हमें जहां जाना था वो जगह आया नहीं था। अंधेरे का पता मुझे तब चला जब मुकेश ने टॉर्च जलाया, क्योंकि मुकेश के टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। उस जंगल पर चलते हुए हमें अपने पैरों के नीचे सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज तो आ रही थी, साथ ही जंगलों से तरह तरह के जानवरों की आवाजें भी आ रही थी। उस अंधेरे से घिरे जंगल से आ रही अजीब अजीब सी आवाजें एक ऐसे डर का माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। ऐसे ही तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे जंगलों के बीच एक छोटा सा घर दिखा। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी मुकेश ने कहा, वो देख, हम लोग आ गए, बस उस घर में ही जाना है। मुकेश की इस बात को सुनकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आ गई। हम दोनों चलकर उस घर के करीब गए तो उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर मुझे लगा कि इस घर में मुकेश अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी रहता होगा। चलकर हम उस घर के अंदर गए तो अंदर जाते ही पता नहीं मुकेश किसी को ढूंढने लगा। उस घर में 2 ही कमरे थे, एक कमरा बंद था और एक खुला हुआ। सारा घर ढूंढने के बाद जब वो शांत होकर एक जगह पर बैठा तो मैंने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहा है भाई तू? इस पर मुकेश ने कहा, इस घर में मेरे अलावा और 2 जन रहते हैं, पता नहीं वो दोनों कहाँ गए। इतना बोलकर कुछ देर तो मुकेश चुप रहा, फिर वापस से बोला, लगता है वो लोग भी अपने घर गए होंगे, आ जाएंगे 1-2 दिन में। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो इस घने जंगल में घर जहां दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भला ये लोग
क्या काम करते होंगे। ऊपर से मुकेश अकेला नहीं रहता है, उसके साथ और 2 आदमी भी हैं। जिस पर मैंने फिर एक बार मुकेश से पूछा, अरे भाई, अभी तक तूने बताया नहीं कि क्या काम करना है। जिस पर मुकेश ने कहा, तू 1-2 दिन रहकर देख, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना बोलकर मुकेश ने उस खुले हुए कमरे में बिस्तर लगा दिया और हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। इस दौरान मैंने कई बार मुकेश से उस बंद कमरे के बारे में पूछा, मगर वो बस एक ही जवाब दे रहा था कि समय आने पर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। सुबह से ही मैं काफी थक चुका था, तो बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मुझे घर के बरामदे पर किसी के तेज तेज चलने की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर मैं थोड़ा सहम गया और मुकेश को उठाया। उठकर मुकेश भी उस आवाज को साफ साफ सुना और आवाज कौन कर रहा है ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकला। मुकेश जैसे ही कमरे से बाहर निकला वैसे ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं भागकर उसके पास गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल एक आदमी ने मुकेश का गला जोर से पकड़ा हुआ था और उस आदमी का चेहरा इंसानों से काफी अलग था। उसकी दोनों आंखें नहीं थीं और साथ ही उसका पेट भी पूरी तरह से कटा हुआ था। अभी मैं हिम्मत जुटाकर मुकेश को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने मुकेश से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर भरोसा करके यहाँ आया था और तुम लोगों ने मुझे मारकर मेरी आंखें और किडनी को निकालकर क्यों बेचा? तेरे दोनों दोस्तों को मैंने ही मार दिया। अब तू भी मरेगा। इतना सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि माजरा क्या है और मुकेश क्या काम करता है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस भूत ने मुकेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो भूत मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मेरे करीब आकर उस भूत ने मुझे गौर से देखा और कुछ किए बिना हवा में धुआं हो गया, जिसके कुछ देर बाद ही सुबह हो गई। सुबह जब मैंने उस बंद कमरे के दरवाजे में एक छोटे से छेद से अंदर झांका तो पता चल गया कि मुकेश मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना कर रहा था, क्योंकि उस कमरे में काफी सारे इंसानी टुकड़े थे और साथ ही उस आदमी की लाश भी थी जिसकी आत्मा कल मुकेश को उसके किए की सजा देकर गई। मैं तो मुकेश के साथ किसी भी तरह का काम करने आया था, मगर पाप करने नहीं। जो मुकेश कर रहा था वो एक पाप था। मगर एक बात मुकेश के साथ ही खत्म हो गई कि मुकेश मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, मुझे मारने या मुझसे इस तरह का पाप करवाने। अगर पाप करवाने तो मैं मरना पसंद करता, मगर इस तरह का पाप नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।